हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का लेसन नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले आपको अर्थव्यवस्था के बारे में जानना ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यह तो आप जानते हैं कि हम लोग धन कमाने के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं और ये सभी कार्य और क्रियाएं जिनसे हमें धन प्राप्त होता है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं और सभी आर्थिक क्रियाएं मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहला है उत्पादन गतिविधि के आधार पर कि किस प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। दूसरा हमारा रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कि किस तरह की परिस्थिति में लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें 2 क्षेत्र होते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तीसरा क्षेत्रक है हमारा स्वामित्व के आधार पर। इसमें हमारे 2 भाग होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। उत्पादन की गतिविधि के आधार पर हमारा पहला क्षेत्र था प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र वह सभी क्षेत्र हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से भूमि से होता है, या जो भी हम ऐसे कार्य करते हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से भूमि से होता है उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे खेती करना, मछली पालन करना, खनन करना, ये सभी क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंधित है। इनमें कार्य करके लोग धन कमाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। खेती में लोग खेती करके उसके उत्पादन को बेचते हैं। मछली पालन करने वाले मछली पालन करके मछली को भेज के धन अर्जित करते हैं। इसलिए इन क्रियाओं को या इन क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र पूरी तरह से भूमि से संबंधित होते हैं और प्रकृति पर निर्भर होते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में लोग प्राथमिक क्षेत्र में ही नियोजित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करके धन अर्जित करते हैं। उत्पादन की गतिविधियों के आधार पर हमारा दूसरा क्षेत्र था द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र वस्तुओं का पुनर्निर्माण करता है। इसमें अधिकांशतः औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करके पुनः वस्तुओं का निर्माण करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र से गन्ना प्राप्त करके उद्योगों में चीनी का निर्माण किया जाता है। तो एक प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेके उस कच्चे माल का पुनर्निर्माण करके एक नई वस्तु का निर्माण किया गया। वनों से लकड़ी लेके फर्नीचर बनाए जाते हैं, ये भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल आया और उद्योगों में किसी नई वस्तुओं का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से कपास से सूती कपड़ा बनाया जाता है। तो ये हमारा जो द्वितीयक क्षेत्र होता है ये पूरी तरह से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होता है। इसी तरह से उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग से कारें बनाई जाती हैं, मोटर, मशीनें, तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये भी हमारा एक तरह से विनिर्माण क्षेत्र है। कच्चा माल भूमि से ही प्राप्त होता है, चाहे वह हमारे खनिज हों, चाहे हमारे कृषि क्षेत्र से प्राप्त हों। तो द्वितीय क्षेत्र पूरी तरह से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होता है और लोगों की रोजगार और आय में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कुछ लोग प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित होते हैं तो कुछ लोग विनिर्माण क्षेत्र में नियोजित होते हैं। तो लोगों को इससे रोजगार भी प्राप्त होता है और उनकी आय में भी वृद्धि होती है। उत्पादन की गतिविधियों के आधार पर तृतीय क्षेत्र था हमारा तृतीयक क्षेत्र। यह क्षेत्र जो है किसी भी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। ये वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, केवल सेवाओं का उत्पादन करता है। इसमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता, केवल इसमें लोग अपनी सेवा प्रदान करके धन प्राप्त करते हैं। है ये भी आर्थिक क्रिया इसमें, लेकिन किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा। लोग अपनी सेवाएं देते हैं और उन सेवा के बदले धन कमाते हैं। जैसे एक अध्यापक
शिक्षा देकर धन कमाता है। एक डॉक्टर चिकित्सक सुविधाएं देकर इलाज कर कर धन कमाता है। एक ड्राइवर अपनी सेवाएं देकर धन कमाता है। एक वकील वकालत करके अपनी सेवा देकर धन कमाता है। तो इस प्रकार से ये ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जिसमें किसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा, किसी वस्तुओं को नहीं बेचा जा रहा। यहाँ लोग अपनी सेवाओं को बेचते हैं और सेवाओं के बदले धन कमाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और दोनों जो क्षेत्र होते हैं उनको भी यह क्षेत्र विकास देता है। यानी तृतीय क्षेत्र के कारण हमारा प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों ही विकसित होते हैं। क्योंकि जब लोग सेवाएं देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे एक ड्राइवर है, अगर वो अपनी सेवा नहीं देगा तो कृषि क्षेत्र का उत्पादन मंडी तक नहीं पहुंचेगा। इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में भी, द्वितीय क्षेत्र में भी जब तक तृतीय क्षेत्र की सेवाएं नहीं जाएंगी तब तक किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा। मैकेनिक मशीनों को संभालते हैं, नई वस्तुओं को बनाने वाले प्रशिक्षित लोग जाते हैं जो नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं निर्माण किया, उन्होंने केवल अपनी सेवाएं प्रदान की। इस प्रकार सेवा देकर तृतीय क्षेत्र में धन प्राप्त किया जाता है। धीरे धीरे लोग प्राथमिक क्षेत्र से निकलकर तृतीय क्षेत्र में नियोजित होते जा रहे हैं। तृतीय क्षेत्र के अपने कुछ फायदे भी हैं जिनके कारण लोग प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर तृतीय क्षेत्र में आने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो इस प्रकार उत्पादन की गतिविधि के हमारे आधार पर हमारे 3 क्षेत्र हो गए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आई होप आपको समझ आया होगा। अर्थव्यवस्था का हमारा दूसरा क्षेत्र था रोजगार की स्थिति के आधार पर। इसमें 2 प्रकार के क्षेत्र हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सभी कुछ सरकार के नियमों के अनुसार बना होता है और लोग उसमें कार्य करते हैं। असंगठित क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई नियमन, प्रबंधन या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है और लोग अपनी मर्जी से कार्य करते और करवाते हैं। इस क्षेत्र को हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं, आप लोगों को मालूम है कि एक सरकारी क्षेत्र होता है, एक निजी क्षेत्र होता है। सरकारी क्षेत्र, कुछ लोग सरकार की कार्यालयों में या औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं जो सरकार ने स्थापित किए हैं, जिसमें सभी कुछ सरकारी होता है। और आसान शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ कि सरकारी एक व्यक्ति नौकरी करता है और एक व्यक्ति किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है। तो दोनों में ही उनके डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं? जो संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है, एक तरह से वो सरकार की किसी ऑफिस में या किसी संगठन में कार्य कर रहा है और उसको सभी सरकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे उसकी जो सरकार के सारे नियमों का पालन किया जाता है, उसका रोजगार पूरी तरह से सुरक्षित होता है। एक सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति की नौकरी बिल्कुल सुरक्षित होती है, जबकि निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले की नौकरी सुरक्षित नहीं होती। ये एक आसान सा डिफरेंस है। आप अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लीजिए कि सरकारी अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो संगठित क्षेत्र में है, कोई किसी प्राइवेट जगह में काम कर रहा है तो वो असंगठित क्षेत्र है। तो सरकार की अगर नौकरी कर रहे हैं या सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं या कहीं कि हम संगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं तो उसमें सभी सरकारी नियमों का पालन होता है, रोजगार पूरी तरह से सुरक्षित होता है, उसके कार्य के करने की अवधि और घंटे बिल्कुल निश्चित होते हैं, छुट्टी का उसका वेतन नहीं कटता और वेतन उसका सरकार के नियमों के अनुसार निर्धारित होता है। उनके काम करने की स्थितियाँ बहुत अच्छी होती हैं। इसके साथ ही उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन या सरकार की तरफ से सुविधाएं सब कुछ प्राप्त होता है और उनका किसी भी प्रकार से एक शोषण नहीं हो सकता। लेकिन इसके विपरीत जब लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वो किसी निजी क्षेत्र या किसी निजी व्यक्ति के अंतर्गत या अंडर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें उनकी नौकरी किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं होती है। उनका मालिक जब चाहे उनको नौकरी पर रखे या उनको निकाल सकता है।
और ना ही उसे किसी भी तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उनके कार्यों के जो काम करने की जो अवधि होती है, घंटे होती हैं, वो भी निश्चित नहीं होते। अगर वो छुट्टी करते हैं तो उनको उस छुट्टी का वेतन कट जाता है। उनके कार्य करने की परिस्थितियाँ भी बहुत अच्छी नहीं होती। अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र था वो हमारा स्वामित्व के आधार पर था। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में विभाजित करते हैं। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, सार्वजनिक मतलब सरकारी और निजी मतलब किसी पूंजीपति का। तो वे सभी ऑफिस या संगठन या संस्थान जो सरकार ने स्थापित किए हैं, उन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इनका उद्देश्य लाभ कमाना या धन कमाना नहीं होता। सरकार की इन संस्थाओं का उद्देश्य लोगों को सेवाएं देना होता है। जैसे रेलवे की सेवा, डाक की सेवा, आर्मी की सेवा, ये सब किस लिए स्थापित किए गए हैं? ताकि लोगों को सरकार की सेवाएं प्राप्त हो सकें और कम दामों पर। इसमें कोई सरकार का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, इसलिए हर तरह की कीमत जो है वो सीमित रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सरकार की दुकान है या केंद्रीय भंडार है, वहाँ सरकार द्वारा निश्चित कीमत को ही लिया जाता है। लेकिन अगर हम वही वस्तु ओपन मार्केट से खरीदने जाएंगे तो हमें नहीं पता दुकानदार उसका पैसा कितना लगाएगा। वो कम भी लगा सकता है, ज़्यादा भी लगा सकता है, क्योंकि वो निजी क्षेत्र की दुकान है। लेकिन केंद्रीय भंडार एक सार्वजनिक क्षेत्र की दुकान है, तो उस पर सरकार का जो है कीमतों पर नियंत्रण होता है। तो इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लोगों को सेवाएं देना होता है। और निजी क्षेत्र जो है किसी पूंजीपति या बड़े पैसे वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे संगठन और संस्थानों की स्थापना करते हैं। अब जबकि उन्होंने अपना पैसा लगाया है तो उनका मुख्य उद्देश्य है लोगों की सेवाएं नहीं, धन कमाना होगा। इसलिए वो हर चीज़ पर, हर सेवाओं पर उनका अपना नियंत्रण होता है और हर वस्तु की कीमत वह खुद निर्धारित करते हैं। और इस तरह के क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों के जो सेवाएं हैं, रोजगार हैं, वो सुरक्षित होते हैं। और निजी क्षेत्र में काम करने वालों की रोजगार सुरक्षित नहीं होते। सार्वजनिक मीन्स सरकार द्वारा स्थापित किया गया और निजी क्षेत्र मतलब किसी पूंजीपति या पैसे वाले लोगों के द्वारा स्थापित किया गया संस्थान। तो दोनों में ही डिफरेंस होते हैं। तो हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हो गए मुख्यतः से, उत्पादन की गतिविधि के आधार पर, दूसरा रोजगार की परिस्थिति के आधार पर, तीसरा हमारा स्वामित्व के आधार पर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। थैंक्स।